साथियों, आज दुनिया चीन और उत्तरी कोरिया इनके क्रियाकलापों से आज चिंता में पड़ गई है। वास्तव में गलवान घाटी में चीन की यह घुसपैठ तिब्बत की गुलामी से जुड़ी हुई है। तिब्बत यदि चीन के कब्जे में ना आता तो जाहिर है भारत की सीमा पर चीनी सेना के आने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि भारत की सीमा तिब्बत से ही जुड़ी हुई है। इसलिए भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ को रोकने का एक ही कारगर तरीका है, वो है तिब्बत की आज़ादी। 1912 ईस्वी में चीन से मांचू शासन अंत होने के साथ तिब्बत ने अपने को पुनः स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। सन 1913-1914 में चीन, भारत एवं तिब्बत के प्रतिनिधियों की बैठक शिमला में हुई, जिसमें इस विशाल पठारी राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहला भाग पूर्वी भाग, जिसमें वर्तमान चीन के सिंघाई एवं सिचुआन प्रांत हैं, इसे अंतर्वर्ती तिब्बत यानी इनर तिब्बत कहा गया है। दूसरा, जिस तिब्बत की बात हम कर रहे हैं वो है पश्चिमी भाग, जो बौद्ध धर्मानुयायी शासक लामा के हाथ में रहा। इसे ही बाह्य तिब्बत यानी आउटर तिब्बत कहा गया है, जो चीन के कब्जे में है। 14वें दलाई लामा ने 1940 ईस्वी में शासनभार संभाला था। 1950 में जब ये सार्वभौम सत्ता में आए तो पंछेड़ लामा के चुनाव में दोनों देशों में शक्ति प्रदर्शन की नौबत तक आ गई एवं चीन को आक्रमण करने का एक बहाना मिल गया। 1951 की संधि के अनुसार जब संधि हुई दोनों में, यह साम्यवादी चीन के प्रशासन में एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी समय से भूमि सुधार कानून एवं दलाई लामा के अधिकारों में चीन ने हस्तक्षेप करना एवं कटौती करना शुरू कर दिया, जिसके कारण असंतोष की आग सुलगने लगी, जो क्रमशः 1956 और 1959 में जोरों से भड़की, परंतु बल प्रयोग द्वारा चीन ने इसे दबा दिया। अत्याचारों, हत्याओं आदि से किसी प्रकार बचकर दलाई लामा नेपाल पहुंच गए। अभी वो भारत में रहकर चीन से तिब्बत को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और यहीं से एक तिब्बत की अपनी निर्वासित सरकार चला रहे हैं। अब सर्वतोभावेन चीन के अनुगत पंछेड़ लामा यहाँ के नाम मात्र के प्रशासक रह गए हैं। 31 मार्च 1959 का वो दिन था जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा। हिमालय के पीछे फैले उन पठारों को, जिन्हें दुनिया की छत कहा जाता है, तिब्बत, उनकी आंखों में गहरी उदासी थी और उन्होंने अपने आप से प्रश्न किया कि क्या मैं कभी अपने घर लौट पाऊंगा। उस समय 24 साल के तेंजिंग ग्यात्सो यानी 14वें दलाई लामा 17 मार्च को रात के अंधेरे में चुपचाप ल्हासा के अपने महल से निकले थे और जंगलों गांवों में छिपते हुए 2 हफ्तों का सफर पैदल तय कर भारत पहुंचे थे। उनके निकल जाने की खबर चीनियों को 2 दिन बाद लगी। उन्होंने उनका पीछा भी किया और तब से भारत में रहकर वो तिब्बत की अपनी सरकार चला रहे हैं। वहीं तिब्बत, जिस पर चीन ने 1959 में कब्जा कर लिया, अब लद्दाख पर उसकी नज़र है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पूरा तनाव है। जब 1949 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसे बाहरी दुनिया से बिल्कुल काट दिया गया। तिब्बत में चीनी सेना तैनात कर दी गई। राजनीतिक शासन में दखल किया गया, जिसकी वजह से तिब्बत के नेता दलाई लामा को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। फिर तिब्बत का चीनीकरण शुरू हुआ और तिब्बत की भाषा, संस्कृति, धर्म और परंपरा सबको निशाना बनाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को तिब्बत और उसकी राजधानी ल्हासा जाने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए उसे प्रतिबंधित शहर कहा जाता था। विदेशी लोगों के तिब्बत आने पर यह पाबंदी 1963 में लगाई गई थी। हालांकि 1971 में तिब्बत के दरवाजे कुछ शर्तों के साथ विदेशी लोगों के लिए खोल दिए गए थे। यह साल 1959 का ही था। चीन को भारत में दलाई लामा को शरण देना अच्छा नहीं लगा।
तब चीन में माओ तुंग का शासन था। दलाई लामा और चीन के कम्युनिस्ट शासन के बीच तनाव बढ़ता गया। दलाई लामा को दुनिया भर से सहानुभूति मिली, लेकिन अब तक वो निर्वासन की ही जिंदगी जी रहे हैं। इराक ने 1990 में जब कुवैत को अपना बताकर उस पर अपना अधिकार जमाया था, तब अमेरिका ने आनन फानन में इराक पर कार्रवाई करते हुए न केवल कुवैत को मुक्त करा दिया था, बल्कि एक समय के बाद परमाणु हथियार रखने का इल्जाम लगाकर इराक का तख्ता पलट करते हुए उसे मिटा दिया। वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार जमाए हुए 70 वर्ष बीत गए हैं, परंतु अमेरिका या कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश इस बारे में कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाया। शायद इसी कारण चीन के हौसले बढ़ते रहे और वो खुलेआम परमाणु परीक्षण करके पूरे विश्व को चुनौती देता रहा। गौरतलब है कि 40 के दशक में तिब्बत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र था। अक्टूबर 1950 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी तिब्बत में दाखिल हुई और बर्बरतापूर्वक पूरे तिब्बत को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद एक देश का विश्व से स्वतंत्र अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। 10 मार्च 1959 को तिब्बत में चीन के खिलाफ जबरदस्त विद्रोह हुआ था, परंतु चीन ने उस विद्रोह को सख्ती से कुचल दिया था। तब से लेकर आज तक तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर किए गए प्रत्येक आंदोलन को चीन बर्बरतापूर्वक कुचलता चला आ रहा है। परंतु हैरान करने वाली बात यह है कि मानव अधिकारों की बात करने वाले विश्व के बड़े बड़े देश चीन द्वारा तिब्बती नागरिकों पर किए जा रहे अमानवीय अत्याचार के मूर्ख दर्शक बने हुए हैं। आज भी तिब्बत के नाम पर संयुक्त राष्ट्र की भी चुप्पी समझ में नहीं आती। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 14 मई 1995 को 6 साल के गेधुन चोयक्की नाइमा की पंचेन लामा के तौर पर पहचान की थी। उसे दलाई लामा का पुनर्जन्म बताया था। पंचेन लामा को तिब्बती बौद्ध के सबसे बड़े स्कूल में दूसरा सबसे बड़ा ओहदा माना जाता है। गेधुन चोयक्की को पंचेन लामा घोषित करने के 3 दिन के बाद ही उसे चीन द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद से अब तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। अमेरिका ने अब चीन से 25 साल पहले पंचेन लामा के तौर पर पहचाने गए व्यक्ति को रिहा करने की मांग की है। अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आज़ादी के राजदूत सैम ब्राउनबैक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने चीनी अधिकारियों से यह बताने की मांग की है कि पंचेन लामा कहाँ हैं। यह जरूरी है क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतियों के धार्मिक उत्तराधिकारी को नियुक्त करने का हक छीन रही है। ऐसा माना जाता है कि पंचेन लामा को चीन ने ही अगवा किया था। अमेरिका ने चीन को आगाह किया है कि वो इस मामले को दलाई लामा के उत्तराधिकारी से जोड़ के न देखे। उसे दुनिया का सबसे कम उम्र का राजनीतिक बंदी बताया गया था। चीन के खिलाफ घेराबंदी मजबूत करने में जुटे अमेरिका की संसद में अब तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने की मांग की गई है। अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए अधिकृत किए जाने के लिए एक विधेयक भी अब पेश किया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत के समर्थन में नीति को मजबूत देते हुए अब तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम TPS को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। इसमें कहा गया है कि तिब्बत के धार्मिक नेता के चयन का अधिकार चीन सरकार के बजाय तिब्बती लोगों का है। तिब्बत के निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोपसांग सांगे ने कहा कि लद्दाख भारत का अंग है। उन्होंने भारतीय अखबारों से ये भी कहा कि हम हमेशा से ये मानते रहे हैं कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम भारत के अंग हैं। तो साथियों, यदि चीन से अपनी समस्याओं की निजात भारत चाहता है तो तिब्बत की आज़ादी ही उसका एकमात्र समाधान अब बचा हुआ है और भारत को इस काम में अपनी शक्ति लगानी अत्यंत आवश्यक है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।